बच्चों लेक्चर में जहां पे छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। ये हमने होमवर्क दिया था और उसमें इतना इक्वल टू प्रूफ करना था समथिंग इनटू ओसी। ठीक है ना। ओ ए ओ बी तो ये आसान सा सवाल नहीं है, थोड़ा टफ है। देखते हैं लिखते हैं कि क्या होता है ना। क्या करता हूं बच्चों, ओ ए इसमें देखते हैं कि ये सबको ओसी के टर्म में करना है, तो ये ओसी तो एज इट इज रहने देते हैं। और देखो ये ओबी है। अच्छा ये मैंने बोला था कि ये हेक्सागोन है, शायद मैंने दिस इज रेगुलर हेक्सागोन। सो ओबी को ओसी के टर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे? या कहो कि इसको लिख सकते हैं ओबी प्लस बीसी इज इक्वल टू ओसी। या ऐसे लिख सकते हैं ओबी इज इक्वल टू ओसी अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ओबी इज इक्वल टू ये लिख लिया और देखना है यहाँ से ओडी को भी मुझे ओसी के टर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? ओडी को क्या लिख सकते हैं देखना, ओडी इज इक्वल टू ओसी प्लस सी डी। और इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो ओ ए प्लस ओबी के जगह पे ये पुट कर दो ओसी प्लस सी बी प्लस ओसी तो है ही प्लस ओडी। ओडी को भी हमने कुछ लिखा है, ओडी को लिखा है ओसी प्लस सी डी प्लस ओई। अब इसमें देखना है कि कितने टर्म्स ओसी के आ गए। हमारा टर्म लिखना था ओसी के टर्म में, तो यहाँ पे एक ओसी है, यहाँ पे एक ओसी है, यहाँ पे एक ओसी है, तो ओसी को तो अलग कर लेते हैं। and check this OA और CD, OA और CD ये क्या दोनों मिलकर के जीरो हो गया क्या बच्चों? सिमिलरली और कौन सा बचा? CB। CB कौन सा है? ये है CB। CB है और प्लस OE है, ये और ये देखो क्या ये दोनों मिलकर के जीरो है? ये दोनों मिलकर के जीरो है, अगर है तो 3OC हो जाएगा। तो बच्चों तुम लोगों ने तो पहले से ही रियलाइज कर लिया OA और CD, OA इधर है और CD इधर है। ये रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है ईच साइड इक्वल है मैग्नीट्यूड में, है ना। और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। इसको लिख लो बच्चों। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा था? हमने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा था,
हम ये देखे थे कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। फिर हमने देखा एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हमने देखा कि वेक्टर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी होगा जब उसका एडिशन उस ट्रायंगल रूल से होगा। और उसी में हमने बताया करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने देखा कि दो वेक्टर्स को ऐड करना है ग्राफिकली तो ट्रायंगल रूल से ऐड कर लिया, दो से ज्यादा ऐड करना है तो भी उसी को एक्सटेंड किया। और फाइनली हमने क्या देखा कि अगर वेक्टर्स हैं हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अगर हेड टू टेल ऑर्डर में सबको अरेंज किया है और फाइनली लास्ट का हेड फर्स्ट के टेल से कोइंसाइड कर गया तो वेक्टर समेशन सबका 0 हो जाएगा, है ना। ये हमने देखा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सर आपने तो ज्योमेट्रिकली दिखाया बट उसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, ठीक है। सो आज हम लोग देखेंगे, क्वांटिटेटिव डिस्कशंस करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, एकदम ध्यान से देखना। बच्चों ये डायग्राम एकदम ध्यान में होना चाहिए। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट आर। इसको नाम देते हैं ओ, ए, बी। तो बच्चों ओए को ही हमने क्या लिखा है, ओए को लिखा है ए वेक्टर, ओबी को हमने, सॉरी ओबी नहीं, ए बी को हमने कहा है बी वेक्टर, और ए प्लस बी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू, उसको कह सकते हैं ओबी वेक्टर है। ओए का मैग्नीट्यूड कितना है ए, बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों बी। ये ए है, ये बी है, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज लेंथ ओबी निकालना है। तो एकदम टारगेट देखो फिक्स है, हमें क्या निकालना है, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ, ये मैग्नीट्यूड निकालना है। लेट्स एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल देखना है बच्चों तो ये वाला एंगल नहीं है, इसको पुश कर दो, टेल को एक साथ रख लो, दिस इज द एंगल थीटा। सही है। तो बच्चों टारगेट फिक्स हो गया, हमें ये मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मैग्नीट्यूड, ये लेंथ कितना है। तो देखो ये ट्रायंगल बड़ा आर्बिट सा है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम कुछ कहते हैं, तो बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करते हैं बच्चों, यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से इस लाइन पे ओए के एक्सटेंडेड पार्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेट्स दिस पॉइंट इज एम, मुझे ओ भी निकालना है बच्चों, दिस लेंथ। तो तुम कहोगे सर अगर ओ भी निकालना है तो एक काम करो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी क्या लिखेंगे, OB is the hypotenuse that is equal to OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। बच्चों मेरा टारगेट यही निकालना है, ये लेंथ निकालना है, और तुमने इसको कह दिया सर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं
लेकिन OM कितना है बच्चों? OM इज OA प्लस AM, इसका स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। यहां तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए जो अभी तक लिखा, और ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये निकालना है और हमने ऐसे लिख लिया। क्योंकि सर OA कितना है? OA तो A है, बट AM नहीं पता है, बट BM नहीं पता है। हमें मालूम क्या है? ये मालूम है AB, स्मॉल b है। सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या करते हैं? बी थीटा में AM लिखते हैं, बी और थीटा के टर्म में BM लिखते हैं जो नोन है। सो ये थीटा नोन है और ये B नोन है। वी नीड टू राइट AM। तो बच्चों यहां से लिखते हैं cos थीटा, इस ट्रायंगल से व्हाट विल बी द cos थीटा? क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस AM अपॉन AB। सो बच्चों AM हो जाएगा AB cos थीटा। व्हाट इज AB? स्मॉल b। क्या बच्चों ये क्लियर हुआ क्या तुम लोगों को? अथर्व ने कहा यस सर। और किसी को क्लियर नहीं हुआ? विधि ने भी बताया। सार्थक का नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है। क्लियर। साहिल ने क्लियर, बहुत बढ़िया, सबने कहा दिया। अब क्या करते हैं? अंकित कुमार कहा क्लियर, अंकित सिंह भारद्वाज, अजिंक्य। अब बच्चों AM निकाल लिया, और क्या निकालना है? BM। तो तुमको अगर सर इसके लिए ना साइन थीटा ले लो। साइन थीटा इज इक्वल टू BM अपॉन AB। तो BM इक्वल टू B साइन थीटा। बच्चों अभी जो हमने ये लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये दो चीज तुम्हें समझ में आ गया बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। तो बच्चों यहां से OB जो निकालना था, OB क्या था? R का मैग्नीट्यूड, और OB इक्वल टू क्या आया है? A। AM अभी निकाला है B cos थीटा का स्क्वायर प्लस BM देखो यहां से B साइन थीटा का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई कर लिए क्या कर लेंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये डेरिवेशंस किसी भी बुक में मिल जाएगा, बहुत ही आसान सा है। इसको और इसको एक साथ लिख लो तो B स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। सो व्हाट वी विल डू, इसको इसको एक साथ लिख लिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा।
सो बच्चों दिस इज आवर रिजल्ट। दो वेक्टर साइमा ने ऑलरेडी सॉल्व करके बता दी, बहुत बढ़िया साइमा। दो वेक्टर्स ए वेक्टर्स और बी वेक्टर का रिजल्ट जो हम लोगों ने ग्राफिकली दिखाया था, ज्योमेट्रिकली दिखाया कि ये ऐसा है, इतने मैग्नीट्यूड का है, इस डायरेक्शन में है, उसको हम क्वांटिटेटिवली भी निकाल लिया। सो ये आर का मैग्नीट्यूड किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये देखना है। ए पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑब्वियस था, दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और एक थर्ड चीज पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा। थीटा मीन्स, ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये लिख लोगे। अथर्व बाधे ने कहा कि क्या सर ये फॉर्मूला याद रखना है? यस यस अथर्व, याद रखना है। यस। सो देखना बच्चों, यहाँ पे मैं इधर मिटा दिया, ये देखना, ये एम कितना आया था, अभी लिखा था दिस इज बी कॉस थीटा, और ये bm कितना आया था, दिस इज b साइन थीटा। हमने ये एक्सप्लेन किया था कैसे आया, बट अब तुम ना थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करो, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। इफ दिस इज b, अभी और आगे भी बताऊंगा मैं इस चीज को। इफ दिस इज b, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बेस वाला हो जाएगा b cos थीटा, और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा b sin थीटा। दिस इज b cos थीटा, b sin थीटा। तो बच्चों हमने अभी क्या किया, हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और हमने ये बताया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है। थीटा ध्यान में रखना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और एंगल कैसे देखते हैं ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दोनों के टेल को एक साथ रख करके देखते हैं। अब कहोगे सर आपने जब वेक्टर बताया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, वेक्टर अगर हमने बताया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, क्या चाहिए हमें, डायरेक्शन भी चाहिए। तो बच्चों, कुछ बच्चों को वॉइस अभी क्लियर नहीं जा रही थी बिकॉज नेटवर्क किसी और का कैच कर लिया था, तो अभी क्लियर जा रही होगी। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि हमने वेक्टर जो रिजल्टेंट का निकाला उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। वेक्टर बताने के लिए मुझे डायरेक्शन भी बताना होगा कि कौन सा डायरेक्शन है। सो यू कैन सी, सारे बच्चे देखेंगे ये इधर है, तो ये डायरेक्शन है, तो कुछ तो कैसे, कौन सा डायरेक्शन का है, किसी को लैंग्वेज में बोला क्या कहोगे कि इधर है, नहीं, तुम क्या कहोगे कि सर रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से इतने एंगल पे है। अब कहोगे सर ए वेक्टर क्यों ले, बिकॉज ए वेक्टर दिया हुआ, ए नोन है। जैसे अगर कभी तुम्हें पूछा जाए कि तुम्हारा घर कितना दूर है, तो तुम कैसे बताओगे, कहीं कहीं रेफरेंस लोगे, तुम कहोगे कि द्वारका सर्कल से कहां पे है, कितना दूर पे है, या तुम कहोगे रेलवे स्टेशन से इतना दूर पे है, कुछ ना कुछ रेफरेंस लोगे। रेफरेंस किसको लेते हैं, जो नोन है। तो नोन यहाँ पे क्या है, ए नोन है, बी नोन है, तो मैंने ए से कहा कि ए से इतने एंगल पे, इस डायरेक्शन में। सो व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, tan अल्फा लिख लेते हैं। tan अल्फा देखो इस ट्रायंगल में क्या कहोगे, b sin थीटा दिस अपॉन दिस, अपॉन दिस,
ए प्लस बी कॉस थीटा। एम आई क्लियर बच्चों? तो हमने डायरेक्शन भी बता दिया, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये डायग्राम अगर ध्यान है, पूरा डायग्राम एकदम दिमाग में होना चाहिए कि जब ड्रॉ करना ये ड्रॉ कर सकते हो। दिस डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो याद रखना, ये हो ही जाएगा, एक बार लिखोगे हो जाएगा, और ये भी ध्यान में रह जाएगा फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके बच्चों? तो बच्चों अब मुझे ये देखना है कि दो वेक्टर का समेशन का रिजल्ट तो हमने फॉर्मूला देख लिया। अगर हम दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखें, दो वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, और उसके बीच के एंगल को चेंज करें, तुम कहोगे सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बिकॉज एंगल चेंज हो रहा है तो थीटा चेंज हो रहा है। मैं पूछूं बच्चों कि एंगल चेंज करते गए कोई भी एंगल लेंगे तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? आर मैक्सिमम क्या होगा? और हमने पहले ही कंडीशन दिया है कि ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट। तुम कहोगे सर ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा, दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा विल बी मैक्सिमम। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू 0, 1 पे, है ना? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और कब होता है ये? थीटा इज इक्वल टू 0 पे। तो ये कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत एक्टिव बच्चे हो तुम लोग। आर मैक्सिमम क्या होगा बच्चों? ये पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू दे दिया 1, तो हो जाएगा a प्लस बी। दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू समेशन का, रिजल्टेंट का a प्लस बी से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम a प्लस बी होगा। अब किसी के मन में आएगा सर मिनिमम क्या होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिनिमम? तुम कहोगे सर मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा मिनिमम होगा, when cos थीटा इज a minus b. मिनिमम। और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 नहीं, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1। और कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या उसी को कहते हैं पाई रेडियन। जब मिनिमम लिखोगे बच्चों, आर का मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 लिखोगे तो -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। लेकिन ये बच्चों मैग्नीट्यूड है, तो मैं a माइनस बी में अगर a छोटा हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव लिखने के लिए ऐसे पुट करते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। या तो मैथमेटिक्स में सर अभी तक पढ़ा चुके होंगे, या जस्ट इसको मान लो कि कोई भी चीज मॉडुलस में दिया हुआ मतलब वो पॉजिटिव लिखना है। जैसे अगर 3 माइनस 2 का मॉड है, ये तो 1, 3 माइनस 2 पॉजिटिव है 1, लेकिन 2 माइनस 3 दिया हुआ इसका मॉड, तो ये भी 1 होगा। इसलिए वी डोंट नो कि कौन सा बड़ा छोटा है, तो मैंने सिंपली लिखा मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। सो बच्चों मैथमेटिक्स से हमने समझ लिया कि r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, r का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कीपिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स कांस्टेंट, सिर्फ वेरी करा रहे हैं थीटा। बच्चों a वेक्टर है, b वेक्टर, दोनों का समेशन r वेक्टर आया, और r का मैग्नीट्यूड दैट मींस a प्लस b का मैग्नीट्यूड सबसे मिनिमम का कितना होगा? a माइनस बी का मॉड। इससे ग्रेटर होगा या इक्वल हो सकता है?
और इसका मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी। तो बताओ ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या? दो वेक्टर के बीच का समेशन, दो वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो बच्चों एक सवाल में लेता हूं। सवाल ये है कि दो वेक्टर है, देयर आर टू वेक्टर्स of magnitude 5 and 9, that two vectors of magnitude 5 and 9 and magnitude of their resultant is 16। अगर हमने ये सवाल दे दिया कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 और 9 है और उसका रिजल्टेंट 16 है, तो तुम क्या कहोगे बच्चों कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? कहोगे इम्पॉसिबल। प्रथमेश ने कहा इम्पॉसिबल, नो। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 9 प्लस 5, 14 से ज्यादा हो ही सकता है। कहोगे कि दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना? तो अगर मैं सवाल ऐसे पूछ दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एंड 9 है, मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be magnitude of their resultant? Which of the following cannot be magnitude of their resultant? पहला ऑप्शन A 6, B 9, C 5, D 3। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया बच्चों, यही सवाल है और कहे कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ their resultant is 9, then find angle between the two vector. There are two vectors of magnitude इतना और इतना, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 9 है तो, है ना? ये एंगल पूछा है। बच्चों ये सवाल शायद समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड 9 है, मैंने पूछा दोनों के बीच में एंगल क्या है, तुम्हें क्या निकालना है? cos थीटा निकाल लेना है। ये फॉर्मूला में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पुट कर दिया, cos थीटा ये निगेटिव आया है, नेगेटिव साइन ये बता रहा होगा कि एंगल इज मोर देन 90 एंड वी कैन राइट इन दिस वे। सो ये 3 सवाल दिया है और बहुत क्विकली तुम लोग सॉल्व कर लोगे, बिकॉज कुछ बच्चों ने तो पहला सवाल सॉल्व करके बता भी दिया। दूसरा सवाल में देखते हैं तुम लोग मिस्टेक करते हो क्या। ये सी वेक्टर दिया, ये डी वेक्टर, मैग्नीट्यूड दिखा दिया हमने, एंगल ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है। तीसरा सवाल में दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 और 8 है एंड दोनों परपेंडिकुलर है,
वेक्टर्स के बीच में परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बहुत ही आसान सा सवाल दिया हूं, बहुत ही आसान। तो बच्चों पहला सवाल तो बहुत ही आसान था। आर का मैग्नीट्यूड हमने पूछा था, मैं मिटा दिया, क्या था वैल्यू? आई थिंक 8 और 6 था। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू, अब सवाल में दे ही दिया था कि एंगल इज 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो 64 प्लस 36 प्लस 48 आ जाएगा 148 का रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर। दूसरा सवाल, दूसरा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें भी गलती कर सकते हो तुम लोग। सेकंड सवाल में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सी प्लस डी का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ सी स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखते हैं कितना बच्चा सही लिखा है, 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू कॉस, कॉस कितना पुट करें? 120 डिग्री। बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चों, 120 डिग्री। 60 डिग्री इज नॉट एंगल, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 120 डिग्री, और cos 120 होता है -हाफ। यही चीज मैंने चेक करने के लिए दिया था, कितने बच्चे गलती करते हैं। सो 100 प्लस 64, और ये माइनस हो जाएगा 10 इंटू 8, ये 1/2 2 गया, माइनस साइन, कितना हो जाएगा 164 माइनस 80, है ना? कितना हो जाएगा बच्चों? रूट 84। रूट 84 इज द आंसर। कैलकुलेशन सही किया। और ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, परपेंडिकुलर, इसका मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री, π/2। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 0, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10। बच्चों मैं सेकंड सवाल पे आता हूं, और सेकंड सवाल अगर कोई बच्चा अभी जो मैं बताऊंगा मेथड वैसे सॉल्व किया तो बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये दिया हुआ है, मैंने ये डायग्राम दिखा दिया, और मैंने पूछा बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है आर का। किसी बच्चों को कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो भी वो सॉल्व कर सकता है। सुनना, वो कहेगा मुझे यही निकालना है, उसको अगर ये दिख गया तो, एंड आई विल अप्रिशिएट कि कोई बच्चा ऐसे सॉल्व किया। क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बेसिक मेथड। कहेगा सर ये जो है वो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है, ये पूरा है 10, ये है 8, तो अगर हम ये निकाल लिए तो मेरा काम हो जाएगा, ये निकाल लिया तो कोई कहेगा सर ये 8 है, अभी अभी आपने बताया कि 8 है, तो ये होता है 8 cos 60, और ये कितना होता है, ये होता है 8 sin 60। 8 sin 60 का मतलब √3/2, तो 4√3, और ये हो जाता है 8 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 4। कहेगा सर ये क्या है, ये रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा दिस स्क्वायर, दैट मीन्स 10 - 4 और प्लस दिस स्क्वायर जो कि 4√3 है, इसका रूट, तो ये हो जाएगा 36 और प्लस 16 इंटू 3,
48, 40 प्लस 30 70 और 8 प्लस 6 14, 84। बच्चों ये अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी चीज है, ये समझ में आना चाहिए। बच्चों सुनना, एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और इसको ना 2-3 स्टार मार्क कर लो। रीड दिस क्वेश्चन। There are two vectors A and B having magnitude 6 and 8, 6 and 10, and their resultant is perpendicular to the smaller vector. मतलब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शंस दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दिया है कि रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर दैट इज 8। तो इसका पहले वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो कि एक वेक्टर ए है और बी वेक्टर कैसा हो कि रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है। दिस इज रिजल्टेंट। अब कितना मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो सर्टेनली इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि इधर का वेक्टर मिले, ऐसा ऐड करेंगे। सो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बच्चों कितना 10 और ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया बच्चों। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल अभी के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल पे। और जैसे मैंने अभी कहा वैसे सोचना है, और तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हाइपोटेनस 10 है, ये है, ये पूछा है। सो आर का मैग्नीट्यूड विदाउट एनी फॉर्मूला, दिमाग खुला रखो, क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का रूट, और हर्षवर्धन ने बहुत पहले बता दिया था इट विल बी 8। बहुत ही बढ़िया, इसको मैं बाद में और समझाऊंगा। अगर मान लो थोड़ा टफ पूछना है, मैं पूछ दूंगा कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो तुम कहोगे अच्छा सर एंगल निकालना है, तो एक काम करो पहले ये एंगल निकालो थीटा। सो ये थीटा कितना होगा, tan थीटा या sin थीटा कुछ भी निकाल सकते हो। तो अगर अभी ये 8 आ गया, ये 6 है, तो tan थीटा हो जाएगा 8/6 दैट इज इक्वल टू 4/3। कुछ बच्चों को पता है कि थीटा होता है 53 डिग्री, tan 53 4/3, या 53 नहीं भी पता है तो तुम लिखोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये तो अच्छा डेटा था तो 53 का दिया, बट क्या थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी। मैंने पूछा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दिस इज नॉट द एंगल। तुम कहोगे एंगल इज, दिस इज द एंगल, दिस इज 5। सो आंसर विल बी एंगल 5 इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। बच्चों ये समझ में आना चाहिए। ये हालांकि ये टफ सवाल होगा अभी के लिए तुम्हारे लिए, बट समझाया तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों में एक बार और उस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे का कनेक्शन लॉस हो गया या थोड़ा दिक्कत हुई, तो मैंने क्या दिया था बता रहा हूं। कहा था एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6, एक दूसरा वेक्टर है बी, और दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट आया इसके परपेंडिकुलर। तो मैं पहले रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसा है रिजल्टेंट। अगर ऐसा मैग्नीट्यूड डाल तो दिया नहीं है, कुछ भी मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर लिया, तो ए में कौन सा वेक्टर ऐड करूं कि ये रिजल्ट हो जाए। ए में ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे, दिस इज बी।
इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। अगर तुमने ये वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो पूछा है कि ये r का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का रूट। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा मैंने पूछा कि a और b के बीच का एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये एंगल मान लो ये थीटा है, हालांकि थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी, बट ये थीटा का निकालना है तो लेट्स tan थीटा लिखें। तो ये 6 है, ये 8 है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/6। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी ये 6 है, 8/6 को कर दिया 4/3। But angle between A and B is not theta. Angle between A and B is phi minus theta. This is angle between A and B. So इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। अच्छी बात यह है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है, तो थीटा होता है 53। तो तुम ये वैल्यू बता दोगे 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 127 डिग्री। बच्चों मैं थोड़ा वेक्टर को सिंप्लीफाई करता हूँ, वेक्टर टफ नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना है और ज्यादा फॉर्मूला में नहीं उलझना है। मैं बता रहा हूं, अगर सपोज एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसका रिजल्टेंट मैं पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, मैं पूछूं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत है क्या? नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये हाइपोटेनस है। हालांकि कोई कहेगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 पुट करेगा कि ये आ जाएगा, तो क्या कहता हूं मैं इसको ऐसे ही याद रख लूं, क्यों बार बार cos 90 पुट करो फिर 0 रखो, दिख रहा है ये। बच्चों अगर मैं पूछूं कि एक वेक्टर ये है 2 मैग्नीट्यूड का, एक वेक्टर इधर है 3 मैग्नीट्यूड का, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो 5, क्या इसमें कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत है, क्या कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? ओके नहीं सर ये सिंपल है। अगर मैं पूछूं कि इधर एक वेक्टर है 3 मैग्नीट्यूड का, इधर एक 5 मैग्नीट्यूड का, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? बहुत ही सिंपल, 8। तो 3 स्पेशल केस देखा बच्चों, इधर इधर ही हो, मतलब 2 ही का हो, सेम डायरेक्शन में हो या परपेंडिकुलर हो, वी कैन राइट इजिली, और इनफैक्ट अपोजिट हो तो भी। हेडिंग डालो नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर along xy and z axis, unit vector along xy and z axis। बच्चों एक्स डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर को ना कन्वेंशन लिया है आई कैप लिखते हैं, एक्स डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप से। बच्चों ये 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली मींस इसके बीच में एंगल 90, और कुछ बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं
क्लास अटेंड नहीं किए थे तो बता रहा हूं, जेड एक्सिस ये है बच्चों, ये, बट ऐसे दिखाओ बोर्ड में, कैसे दिखा सकता हूं, ऐसे दिखा नहीं सकता, एक्चुअली में एक्स वाई जेड है ना। ये एंगल, ये भी एंगल 90 है, क्योंकि ये इस प्लेन में नहीं है, ये ऐसा है, ये भी एंगल 90 है। एम आई क्लियर यहां तक बच्चों? अगर मैं पूछूं कि राइट अ वेक्टर in positive x direction of magnitude 5, तो कैसे लिखोगे? तुम कहोगे सर 5 i कैप, करेक्ट। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, और हमने सिखाया था जितने मैग्नीट्यूड का कहेगा वो लिख लोगे, 5 i कैप। अगर मैं दिखाने के लिए कहूं तो तुम कहोगे सर दिस इज 5 i कैप, यहां से यहां 5 लेंथ ले लो ये। अगर मैं कहूं कि 3j कैप कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है? 3j कैप, सारे बच्चे बोलेंगे 3, एकदम सही। मैं बोलता हूं और आंसर आ जाता है, थर्ड वादे ने आंसर बता दिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, इफ यू राइट दिस, तो तुम कहोगे सर ये जो वेक्टर है एग्जैक्टली दो वेक्टर का समेशन है। जो ए वेक्टर है वो दो वेक्टर का समेशन है। वो दो वेक्टर कौन सा है बच्चों? तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, ये 3i कैप, मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, दिस इज 3i कैप। ये कहोगे 4j कैप, हम यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं बट यहां से भी ड्रॉ करो, दिस इज 4j कैप। दिस प्लस दिस, हेड टू टेल में मैंने ड्रॉ किया बच्चों, हेड टू टेल में। सो ए वेक्टर को अगर मैं कहूं कि दिखाओ ए वेक्टर कैसा है, तुम कहोगे सर बड़ी चीज नहीं है, फर्स्ट के टेल से लास्ट को हम हेड को मिला दिया, दिस इज ए। सो ये ए जो है वो दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उसका ये समेशन है। मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? देखो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, ब्रिलियंट। क्योंकि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बहुत सिंपल है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनस है। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। सब सिंपल सा, अगर मैं कहूं कि अगर कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू सम आई कैप प्लस सम जे कैप है, सम आई कैप प्लस सम जे कैप, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये एक्स होगा ये वाई होगा, कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। सो नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। इसको लिख लो। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तुम्हें। अगर मैं वेक्टर में इसको दिखा दूं एक बार कि ए कॉस कैसा है, तो दिस इज एक्स आई कैप और ये हो गया वाई जे कैप, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट आर। अगर मैं पूछूं रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है अल्फा विथ एक्स एक्सिस, तो तुम कहोगे सर tan अल्फा, अल्फा लिखो थीटा लिखो डजंट मैटर, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज angle made by
ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। बच्चों ये लिख लो। बच्चों बस 2-3 मिनट में मैं छोड़ रहा हूं क्लास। अगर मैं बोलूं कि बी वेक्टर ये है, क्या ये बी वेक्टर को तुम डायग्राम में दिखा सकते हो? तो सर हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहले ये ड्रॉ करते हैं 2i कैप, और हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं वेक्टर को, चूंकि पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, बट जनरली मैं ओरिजिन से किया 2i कैप, मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन i कैप। ये -4j कैप को लिख सकते हैं 4 - j कैप, 4 - j कैप। तो ये हो गया 4 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन -j कैप, सो ये इसका डबल लिखेंगे तो जगह 4 - j कैप। बच्चों इन दोनों का समेशन है, इन दोनों वेक्टर का समेशन। You can see the resultant. This is the resultant. B. If I ask you to write magnitude of B, so this square plus this square, 2 square plus, हालांकि कोई कहेगा सर ये -4 है, डजंट मैटर, -4 भी जाएगा तो -4 का स्क्वायर भी वही हो जाएगा। सो अगर A इक्वल टू अभी कुछ देर पहले दिया था 3i कैप प्लस 4j कैप, अगर मैं कहूं कि बताओ बच्चों A प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे यहाँ पे 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √20, 2√5 2√5 हो गया है ना। तो अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो तुम क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, दिस इज रॉन्ग, इतना नहीं लिखेंगे। इसका कुछ बच्चे आंसर कर देते हैं क्या, मैंने ये देखा रेस्पॉन्स में कि a का मैग्नीट्यूड 5 निकाल लिया, b का मैग्नीट्यूड 2√5 लिख लिया, सो दिस इज रॉन्ग बच्चों। कहोगे सर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो पहले क्या करते हैं ऐसे रख लेते हैं, a लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, और b कितना है प्लस 2i कैप माइनस 4j कैप, ये और ये गया, कितना बचा 5i कैप, 5i कैप का मैग्नीट्यूड 5। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहले a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये नहीं लिखना है, दिस टू आर डिफरेंट थिंग। पहले a प्लस बी निकाल लेंगे i कैप j कैप में, और 4j कैप और -4j कैप 0 हो जाएगा, 4j कैप और -4j कैप 0 अपोजिट डायरेक्शन में है।
चलो बच्चों इतना सॉल्व कर